नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। मरवाही के महासंग्राम में नई सियासी बयार की आमद हो गई है। जेसीसी-जे के नेता अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द होने के बाद उनके सियासी करियर पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। एक तो विधानसभा के चुनाव 2023 में होंगे, इधर लोकसभा के चुनाव भी दूर हैं। ऐसे में अमित जोगी अपनी पार्टी जेसीसी-जे को सियासी ऑक्सीजन कैसे दे पाएंगे? अमित जोगी के लिए यह कड़ी परीक्षा का दौर है। हालांकि अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कोंटा से विधायक जरूर हैं। फिलहाल जोगी परिवार की सियासी जमीन को सहेजना आसान नजर नहीं आता। तमाम सियासी समीकरणों पर हम अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित जोगी के साथ क्या हुआ और कैसे वो मरवाही के इस बार के विधानसभा उपचुनाव में शिरकत नहीं कर पाएंगे, कैसे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अमित जोगी, ऋचा जोगी का नामांकन रद्द। मरवाही के महासंग्राम का नया दौर। पहली बार मरवाही सीट से जोगी परिवार नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित मरवाही विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी और पुत्रवधू ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। राज्य बनने के बाद ये पहली बार है जब इस सीट से जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अमित जोगी ने इस फैसले के बाद कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना सम्मान और अधिकार हासिल करेंगे। भूपेश बघेल का राज चल रहा है। कल वो खुद यहाँ पर चल के आए, इंस्ट्रक्शंस दिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, खुले आम बोले कि नहीं निरस्त करना है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को, जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, आज वो प्रमाणित हो गया। और कुछ नहीं, उनको तत्काल कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता का पुरस्कार दे देना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने अमित जोगी के नामांकन निरस्त होने पर बघेल सरकार पर निशाना साधा। चुनाव देखिए, सरकार घबराई हुई है। सरकार लड़ना नहीं चाहती और किसी प्रकार से नॉमिनेशन रद्द करना चाहती है। एक प्रकार से सरकार का ये भय दिखाता है कि नॉमिनेशन को रद्द करें। अरे डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अवसर है, लड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास 67 विधायक हैं, सरकार का पूरा तंत्र है। 50 विधायक को लगा दिए हो, 4-4, 5-5 मंत्री को लगा दिए हो, पूरा का पूरा सरकार वहाँ बैठी है, तंत्र बैठा है, अधिकारी बैठे हैं। उसके बाद भी चुनाव से डर रहा है, ये बताता है कि वहाँ उनकी जमीन खिसक रही है। हालांकि अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन रद्द होने पर आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने खुशी जाहिर की है। कहा उनकी आपत्ति पर ही निर्वाचन अधिकारी ने ये फैसला लिया। निरस्त कर चुका है, तो नियमतः उनके पुत्र अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए और इसी के तहत हाई पावर कमेटी ने भी निर्णय ले लिया है कि उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो चुका है। दरअसल साल 2000 में नए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से ही मरवाही विधानसभा सीट जोगी परिवार के पास है। राज्य बनने के बाद जब अजीत जोगी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब साल 2001 में उपचुनाव में जोगी इस सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2003 में भी विधानसभा सीट उन्होंने जीती। 2008 की विधानसभा चुनाव में भी जोगी को सफलता मिली, जबकि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र अमित जोगी ने इस सीट से जीत हासिल की। उसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी ने फिर से जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बच पाई। वहीं 2018 के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो जेसीसी-जे को 49.64%, बीजेपी को 18.49%, कांग्रेस को 13.43% वोट मिले। फिलहाल अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन रद्द होने के बाद मरवाही में 20 साल का जो जोगी परिवार का सियासी कब्जा रहा है, उस पर विराम लग गया है। टीम न्यूज स्ट्रीट। अमित जोगी के लिए कहा जाता है कि उन्हें सियासत विरासत में मिली है, लेकिन आज मरवाही सीट पर अगर वे उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या सियासी करियर खत्म, और सवाल ये भी कि जेसीसी-जे का क्या होगा। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि एक बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहा है। अमित जोगी जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल कभी नहीं चाहती थी कि जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट हो, क्योंकि अगर जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट उतरता तो बहुत आसान नहीं होता कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार का चुनाव जीतना। इसीलिए तमाम प्रशासनिक अड़ंगे लगाते हुए आपने जोगी परिवार को चुनाव लड़ने से रोका। क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, ये आरोप सरासर गलत है। और जिस व्यक्ति का जाति
कई वर्षों से संदेहास्पद रहा हूँ। कोर्टों में, कई न्यायालयों में कई तरह से उसके ऊपर उस पर चुनौतियां थी। संत कुमार नेताम ने उनकी जाति के संबंध में चुनौती दी। स्वर्गीय अजीत जोगी जी की जाति प्रमाण पत्र को हाई पावर कमेटी ने पहले से रद्द किया। किसी भी व्यक्ति का जाति उसके पिता की जाति से तय होती है। इस तरह से ये अपने आप में सिद्ध हो चुका था कि अमित जोगी जी की जाति संदेहास्पद है और हाई पावर कमेटी ने इसको वैधानिक ढंग से जांच करके पूरी सुनवाई करके उनको अवसर दे करके उसको रद्द किया है। अब इसमें कांग्रेस पर आरोप लगाना है कि उन्होंने रद्द करा दिया, हल्का कर दिया, ढमका कर दिया। दरअसल में ये तो इस चुनाव में वास्तविक में जोगी परिवार को समझ में आता कि वहां पर वास्तविक ताकत कांग्रेस की है कि जोगी परिवार की है। हमको तो इस बात का अफसोस है कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे। उनको चुनाव में हराने में कांग्रेस को ज्यादा सुविधा होती और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में उस क्षेत्र का कोई विकास हुआ नहीं। हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाया, वहां के जिला के तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की। वहां पर 336 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य चल रहा है और वनोपज के दर में तेंदुपत्ता के संग्रहण में 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किया गया है। इस तरह से अनेक विकास के कार्य किए गए हैं। इससे उस क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है, कांग्रेस के पक्ष में है, एक तरफा माहौल है। अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी माननीय अजीत जोगी जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाया करती थी। ठीक है सर। और उनकी बी टीम दोनों मिलकर सुनील शर्मा जी आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही JCCJ का पक्ष रखने के लिए भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुभम भी हमारे सहयोगी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले भगवानू नायक जी आप ही के पास आते हैं, क्या यहाँ से JCCJ की रणनीति होगी? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले तक हम बात करते थे और इस बात की आशंका जाहिर की जाती थी कि आपकी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जाया हो सकती है, आपका नामांकन निरस्त किया जा सकता है, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कहते थे। अब नामांकन निरस्त हो गया है, कोई ऐसा जरिया नजर नहीं आता जिससे कि आप इस बार के उपचुनाव में अपने अमित जोगी या ऋचा जोगी अपनी दावेदारी पेश कर पाए, तो JCCJ अगला कदम क्या उठाएगी? देखिए अनुराग जी, 17 अक्टूबर का जो दिन है वो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जाना जाएगा। इस तरीके से एक परिवार को उनके मौलिक अधिकारों से, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से नामांकन को रद्द कर दिया गया। ये न सिर्फ मरवाही की जनता का बल्कि स्वर्गीय जोगी जी का भी अपमान है। और ये जो भय है, ये जोगी भय है, जोगिरिया का भय है कि किस प्रकार से वो जानते हैं कि वो चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मरवाही जो है ये राज्य गठन होने के बाद से ही जोगी परिवार का गढ़ रहा है। लगातार अजीत जोगी जी वहां से चुनाव जीतते रहे, उनके सुपुत्र चुनाव जीते हैं और मरवाही को वो पूरे देश और प्रदेश में एक नई पहचान दी। आदिवासी बाहुल क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, इसको विकास की गंगा भाई उन्होंने सड़क बनाए, पुल बनाए। तो ये जो सरकार है ये आदिवासियों को भला नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने जोगी परिवार का। लेकिन सर दो चीज अगर आप मुझे बताएं भगवानू नायक जी, अगर आप दो चीज मुझे समझा पाएं। पहला तो ये कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने से रोक लिया। सर ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ के जो तमाम इलेक्शन से जुड़े हुए लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने उसकी जांच की होगी नॉमिनेशन की। उससे पहले जो उच्च स्तरीय कमेटी थी उसने आपके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का रोल अगर आप मुझे समझा पाएं कि क्या रोल रहा जिसके चलते आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, अमित जोगी या ऋचा जोगी? देखिए अजीत जोगी जी का जो जाति का मामला ये आज का नहीं, विगत 40 वर्षों से चला आ रहा है। जो विरोधी, जब से अजीत जोगी जी सार्वजनिक जीवन में आए, वो अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े पदों में रहे, IAS रहे, IPS रहे, इंजीनियर रहे और 17 साल तक कलेक्टर रहे, लेकिन जाति का मामला कभी सामने नहीं आया। वो जैसे ही सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो गरीबों की, मजदूरों की सेवा करने के लिए आते हैं, आदिवासियों की, तब यह मामला बनाया जाता है। आपको एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक हाई पावर कमेटी गठन करने की बात की गई थी। उस हाई पावर कमेटी के एक अधिकारी ने, छानबीन समिति के एक अधिकारी ने 5 अधिकारियों का खुद दस्तखत करके ये जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया था। उसके बाद हमने उसकी चुनौती हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में दी। उसके बाद पुनः सरकार को नकार पड़ने के बाद वो ठीक करके फिर से वो हमारे जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया। वो मामला आज भी वो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। हाईकोर्ट में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि अजीत जोगी जी की जाति क्या है। बावजूद
उसके पुत्र की जो जाति प्रमाण पत्र है उसको नामांकन स्कूटनी के एक दिन पहले रात के अंधेरे में बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए हुए क्या न्याय व्यवस्था है। ये लोकतंत्र में और कानून व्यवस्था में ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांत नाम की कोई चीज होती है। मैं आपके पास आता हूं भगवान नायक जी, आपसे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे जेसीसी-जे का भविष्य क्या होगा, जोगी परिवार के तमाम दूसरे नेताओं का भविष्य क्या होगा, क्योंकि रेणु जोगी के अलावा भी उस वक्त कोई सक्रिय राजनीति में नजर आएगा नहीं हमें विधायक के तौर पर। लेकिन संजय श्रीवास्तव साहब, यहाँ पर लड़ाई जेसीसी-जे कांग्रेस की वाया एक दूसरे की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस को डर है। सर, सबसे पहले जाति का मुद्दा उठाने वाला कौन सी पार्टी थी अजीत जोगी का, ये तो आप जानते हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पर आप लोग कह रहे हैं। देखिए अनुराग जी, इस देश में, इस देश के संविधान में कानून में यदि किसी को विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी को है। बात ये नहीं है, बात होती है टाइमिंग्स की, समय की, कि किस समय क्या परिस्थितियां, क्या परिवर्तन, किस तरीके से पावर ऑफ डेलीगेशन, तमाम प्रकार के ये जो चीजें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। यदि हमने इस विषय को उठाया था कि यदि जोगी जी आदिवासी नहीं है, तमाम प्रकार के कोर्ट, हाई पावर कमेटी, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये लगातार चलता रहा, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब तक कोर्ट का फाइनल निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम इस पर अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हमारी ये मांग, हम इसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं जी। ये जो प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति को, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को कि वो किस वर्ग का है, किस जाति का, उसको सिद्ध करे, उसका प्रमाण पत्र ले। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस पर हम आरोप क्यों लगाते हैं? कांग्रेस पर हम आरोप इसलिए लगाते हैं कि इस चुनाव के ठीक 1 महीने पहले तो इनके ही अधिकारी ऋचा जोगी को प्रमाण पत्र दे देते हैं, फिर उनपे सवाल खड़ा करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा करती है, फिर वो विषय अलग हो गया। दूसरा विषय यह कि 1 महीने के अंदर में जो पावर को डेलीगेट करके कलेक्टर को दिया जाता है, तमाम प्रकार का दबाव बनाया जाता है, पूरी जो जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया उसको बदल दिया जाता है। ये चुनाव डिक्लेयर होने के 4-5 दिन पहले की घटना बता रहा हूं, इसलिए आज इस पर सवाल खड़ा हो रहा। पूरी कांग्रेस पार्टी पिल पड़ी है किस तरीके, एक मिनट किस तरीके से। दूसरा विषय यह है कि यही कांग्रेस जिन्होंने अजीत जोगी को अनुसूचित जनजाति जो आयोग है और जो उनका वो है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। और जब मुझे याद है, जब ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तो प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में सोनिया गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने भेजा था। इसलिए हमारा आरोप है कि आप तो स्वयं कहते हैं। अब मुझे 2-3 चीजों का जवाब दीजिएगा संजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से अलग, संजय श्रीवास्तव जी, वो मैं समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपनी बातें बहुत अच्छे से कही संजय जी, आपको बहुत अच्छा मौका दिया मैंने बोलने का। सुनिए तो सही, सवाल यह है दरअसल कि एक संवैधानिक ढांचा है जिसके तहत सरकार ने यह फैसला लिया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जाति को लेकर तमाम दावपेच जो है वो सुलझाएगा। ये सरकार के पास अधिकार था, उन्होंने किया। वो पहले जो राज्यपाल के पास था वो सरकारी अधिकारी के पास चला गया, तो ये तो प्रशासनिक स्तर पर उनका अधिकार था। लेकिन आप लोग बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ने जाति में जाहिर तौर पर कोई ना कोई पेंच देखा होगा या उसमें सत्यता नहीं पाई होगी, इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया होगा, इसीलिए उन्होंने ये किया होगा। इस पर मैं आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां उज्जैन में जहरीली शराब से 12 मौतों के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। उज्जैन एसपी को हटा दिया गया, सीएसपी रजनीश कश्यप सस्पेंड किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, उज्जैन में जहरीली शराब से 12 मौतों को लेकर बड़ी कार्रवाई अब तक की। उज्जैन के एसपी को हटा दिया गया है। सीएम शिवराज ने अब से कुछ देर पहले अहम बैठक की थी, सचिव स्तर की वो बैठक थी, और उस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी। इसका असर यह हुआ है कि अब एसपी को, सीएसपी को हटा दिया गया है। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, थोड़ी देर पहले बैठक में माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश, और अभी प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं अधिकारियों के खिलाफ। बिल्कुल अनुराग, कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री काफी गंभीरता इस पूरे मसले पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन तकरीबन 11-12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने जो थाना प्रभारी थे उन्हें हटाया था, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, और आज एक बार फिर से सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक थी और बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे, और इसमें निर्णय लिया गया कि उज्जैन के जो एसपी हैं उन्हें हटाया जाएगा। तो अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, मगर इस मीटिंग में फैसला लिया गया है, थोड़ी देर में आदेश भी जारी होंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से, और इस कार्रवाई के तहत ये दिखा दिया गया है कि इस तरह से इन शराब माफियाओं के खिलाफ सरकार काफी सख्त है। शुभम,
प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करना क्या बताता है? क्या सरकार माफियाओं को खत्म करना चाहती है जड़ से और इन अधिकारियों की वजह से वो माफिया राज पनपा है, ये संदेश देने की कोशिश है, या इसके पीछे की वजह कुछ और? देखिए, कमलनाथ सरकार जो थी वो लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और कमलनाथ अभी भी सवाल उठा रहे हैं लगातार कि देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है एक बार फिर से शराब माफिया एक्टिव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जवाब देने की सरकार की भी कोशिश है कि जिस तरह की कार्रवाई पहले हो रही थी उससे अच्छी कार्रवाई जो है वो शिवराज सरकार में भी देखने को मिल रही है। और हमें ये देखना होगा कि जो एसआईटी गठित की गई है वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना, एसपी को हटा देना, 10-12 गिरफ्तारी करना, मगर जो मुख्य इसके आरोपी हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं वहां तक एसआईटी पहुंचती या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अनुराग, शुभम, एक बड़ा टास्क सरकार के लिए और प्रशासन के लिए यह रहने वाला है कि उज्जैन का जो मामला सामने आया उसमें दोषियों के खिलाफ और जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई, लेकिन प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के माफिया राज हो सकता है पनप रहे हों, उसके खिलाफ और आगे आने वाले समय में क्या स्टेप्स होंगे फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग की उन जगहों पर क्या कार्रवाई होगी। और जब ये एसआईटी गठित हुई है तो इसको लेकर देखना होगा कि ये कहां तक जाती है, क्या मामले की तह तक जा पाती है या नहीं। जो ये नेटवर्क चला रहे हैं, जो शराब माफिया हैं, जो पूरे प्रदेश में इस तरह का नेटवर्क चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जहरीली शराब बेच रहे हैं जिससे लोगों की जाने जा रही है। क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा था कि 12 से 14 लोगों की एक बार में मौत होगी, मगर एक एक दो मौतें पूरे प्रदेश में ही अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आती रहती है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है। और चूंकि मुख्यमंत्री सरकार काफी गंभीरता इस पूरे मसले पर दिखा रहे हैं, लिहाजा उम्मीद है कि एसआईटी इस मामले की तह तक पहुंचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम और तमाम जानकारी देने के लिए। बात एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के उस मुद्दे की करते हैं, क्योंकि मरवाही में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि मरवाही की सीट जोगी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लेकिन जाति के पेंच में फंसते हुए अमित जोगी का, ऋचा जोगी का जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में अब समीकरण क्या बन रहे हैं और जेसीसी का जोगी परिवार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या करियर खत्म हो गया। कई मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भगवानू नायक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। संजय जी, आपसे ही बात कर रहे थे, बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये कहते हैं कि डर गई है कांग्रेस या फिर जानबूझकर प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई करवाई जा रही है। वो प्रशासन के अधिकारी जो थे उन्होंने जो सही समझा होगा वो कदम उठाए होंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बयान देकर आप एक बार फिर से अपने आप को जोगी कांग्रेस की बी टीम साबित करने पर लगे हुए हैं? देखिए, जो आरोप आप पर लगते भी रहे। देखिए, कांग्रेस के आरोप क्या रहते हैं, जिन्होंने खुद छत्तीसगढ़ की जनता 2.5 करोड़ जनता को धोखा दिया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके, वो हमारा प्रमाण पत्र क्या बांटेंगे? ये दोनों मिले हुए लोग हैं। आज जब ये लड़ाई है, कल तक जब जोगी यदि कांग्रेस पार्टी में थे तो वो आदिवासी थे, लेकिन जैसे वो वहां से बाहर निकलते हैं तो सवाल क्यों है? दरअसल वो समझिए ना, जो लाइन सवाल पूछने की इस वक्त जेसीसी जो की है वही लाइन तो बीजेपी की भी नजर आ रही है। तो आप दोनों एक साइड नजर आते हैं, कांग्रेस आपके अगेंस्ट में। अनुराग जी, हाँ, ये जेसी जोगी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है। हमारा मुख्य मुकाबला पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस जो भी संविधान कानून का नियमों का उल्लंघन करेगा, चूंकि कांग्रेस का दर्द यह है कि पिछली बार जब जोगी जी जेसी जी से लड़े थे तो कांग्रेस वहां तीसरी पोजीशन में थी। आज जब ये तीसरी पोजीशन से ये चाहते हैं कि हम कुछ गेन करें, तो एक जो इनके वोटों का बंटवारा होता है जोगी पार्टी के साथ में, तो वो रास्ता उन्होंने बाहर कर दिया। अब उनको उम्मीद लग रही है कि हमको वो वोट बैंक हमको प्राप्त होगा। तो ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है, इसीलिए हमारा आरोप है। और जो संविधान के खिलाफ में काम करेगा, कानून के खिलाफ में हम उसके साथ में खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से एक कानूनी विकल्प बीजेपी के पास भी मौजूद है और कानूनी विकल्प जेसीसी के पास भी मौजूद है। अब देखने वाली बात है कि कौन इन मुद्दों को लेकर कोर्ट तक पहुंचता है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम समझते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, लबुलवाब इस पूरे डिबेट में ये निकलकर अब तक सामने आया कि आप लोगों की वो जो प्रक्रिया थी जहां पर गवर्नर से सारे अधिकार लेकर जाति के मामले में सारे अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को दे दिए गए, सवाल उसी को लेकर पूछा जा रहा है कि क्या सरकार ने सोच समझकर ये स्टेप्स लिया था? क्या सरकार के जहन में था कि मरवाही उपचुनाव होगा तो जोगी परिवार से कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, उसे हरा पाना मुश्किल होगा और ऐसे में उन्हें जाति के पेच में उलझाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए? देखिए अनुराग जी, ये दरअसल सरासर भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के हिसाब से बातों को, ये बात सही है कि अजीत जोगी जी को हमने आदिवासी मुख्यमंत्री समझ के छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया और उनके जाति पर प्रश्न पैदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। जब तक योगी जी उनके लिए असुविधाजनक थे तब तक उनकी जाति आदिवासी नहीं थी, उस पर प्रश्न खड़े करने वाले वही थे।
एक लंबी प्रक्रिया के बाद छानबीन समिति ने जब उनके जाति का निराकरण कर दिया। दूसरी बात, भगवानू नायक जी भी कह रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि न्यायालय के पर हमको विश्वास है, तो आपको न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। अगर अभी कोई रास्ता तो बंद हुआ नहीं है, आपके साथ अगर प्रशासन ने गलत किया है, आपके साथ सरकार ने गलत किया है, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय जाइए और वहां जाकर के न्याय पाने की कोशिश कीजिए। और एक बात को और स्मरण दिलाना चाहता हूं जी, नैतिकता का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और जोगी जनता पार्टी क्या भूल गए हैं मंतूराम पवार के प्रकरण को, जो अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था? किस तरह से मंतूराम पवार को कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने के बाद भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किस तरह से उनका नामांकन वापस लेने के लिए उनको खरीद फरोख्त की गई, इस बात को पूरा छत्तीसगढ़ ने, पूरा हिंदुस्तान जानता है। किस तरह से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस के घेरे में लिया गया था, किस तरह से निर्दलियों को जबरदस्ती पकड़ के उनसे नामांकन वापस कराए गए थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं जानती? और क्या छत्तीसगढ़ की जनता को यह समझती कि उनको कुछ पता नहीं है? आप नैतिकता की बात, आप कानून की बात, आप संविधान की बात जब करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सर, बहुत संक्षेप में। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो मरवाही में जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर बी टीम की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जेसीसी-जे की? क्योंकि सुर बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, जो सवाल जेसीसी-जे पूछ रही है वही सवाल बीजेपी के भी हैं, आरोप वैसे ही हैं। अनुराग जी, ये तो मैं पहले ही कहता था कि भारतीय जनता पार्टी, जोगी जनता पार्टी दोनों कहते हैं मिले सुर तुम्हार बेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये तो सुर में सुर मिला के चल रहे हैं, तभी तो 15 साल तक सरकार चला है। इनका सुर जब बिगड़ रहा है, आज इनको ये बात समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में, देखिए एक बात समझ लीजिए, ठीक है, आज हमारे पास 69 सीट है, हमारे पास 69 सीट है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो हम क्यों मैं आऊंगा, वापस आऊंगा संजय जी, आखिर में आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन भगवानू नायक जी आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि इन तमाम बातों से अलग जाति का क्या पेंच उलझा, कैसे आप चुनाव लड़ते, क्या नहीं लड़ते, दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं। सवाल दरअसल ये है कि जो जेसीसी-जे का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सोचा होगा कि वो मरवाही से उपचुनाव लड़ेंगे, अब वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में जोगी परिवार का भविष्य क्या होगा, कैसे वो आने वाले समय में तमाम समीकरणों को साधेंगे? क्योंकि जाति का जिन तो बार बार बाहर आता ही रहेगा, इससे अजीत जोगी नहीं छूट पाए। और दूसरी तरफ कार्यकर्ता किस तरह से अब आने वाले समय की चुनाव की तैयारी करें, उनका भविष्य क्या? देखिए अनुराग जी, किसी एक चुनाव में वंचित हो जाने से, चुनाव नहीं लड़ने से या चुनाव हार जाने से किसी की राजनीतिक अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है, इस देश में इंदिरा जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं। अगर इस प्रदेश में एक नई क्षत्रिय मान्यता पार्टी के गठन स्वर्गीय अजीत जोगी ने की, तो बहुत दूर दृष्टिकोण के सिद्धांत के अनुसार किए। प्रथम छत्तीसगढ़ प्रथम के सिद्धांत पर हम जो है दूरदृष्टि का एक भविष्य को लेकर के छत्तीसगढ़ की बेहतरी की सेवा करने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। और जोगी परिवार तो हमेशा संघर्ष किया है। जोगी जी एक ब्रांड है छत्तीसगढ़ में, जो हमेशा गरीबों की, दलितों की, नहीं सर, लेकिन सवाल ये है कि अजीत जोगी की मेहनत से बनाई हुई पार्टी, जिसमें एक सीट जो उनके परिवार का गढ़ मानी जाती थी, अभी के सियासी समीकरणों को देखें, कांग्रेस और बीजेपी आप पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनुराग जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, किस तरीके से इस प्रदेश में तानाशाही राज चल रहा है, राज्यपाल की शक्तियों को जो है हनन करने का प्रयास किया जाता है, संविधान और लोकतंत्र को ताक में रखकर के इस प्रदेश में तानाशाही। तो सर कांग्रेस उसके लिए क्या चुकी है कि आपने जी 10 सेकंड सर, आपने भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी को जो बी टीम का जो एक वाक्य में देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात कर रहे हैं। अगर सरकार से हम सवाल नहीं करेंगे, अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा, किसी भी विपक्ष का सुर एक हो सकता है, सत्ता से अगर सवाल नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। सवाल पूछने के तरीके पे दरअसल सवाल था। संजय श्रीवास्तव जी, अपनी बात कह लीजिए, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास। देखिए अनुराग जी अभी ये बात कर रहे थे मंतूराम पवार की, उसके पहले जाति प्रमाण पत्र के बात में कहते कि न्यायालय पे विश्वास हो तो न्यायालय में जाइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मंतूराम पवार का कोई न्यायालयिक निर्णय आया क्या? किसी कोर्ट ने निर्णय किया? आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और एबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम ए हैं, पिछले चुनाव में जोगी बी है, तो आप सी हो, और इस चुनाव के अंदर में भी आप सी रहोगे। और आपने कितने राजनीतिक दलों से आपने, ठीक है, कुल मिलाकर जनता तय करेगी सर एबीसी कौन है। लेकिन फिलहाल जो तमाम राजनीतिक समीकरण आप लोगों ने बनाने, बिठाने, बिगाड़ने की कोशिश की, एक सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर जोगी परिवार से कोई मैदान में होता, दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए एक वॉकओवर कहा जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।